फ्रेंड्स, हमने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि हमारी जो हिस्ट्री है, पता नहीं उसको हिस्ट्री कहा जाए कि नहीं कहा जाए, क्यों लिखी गई है ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मेरा इंटरेस्ट क्यों जगा इस टॉपिक में। कोविड ने बहुत फ़ायदा किया। बहुत सारी किताबें जो मैं 10, 15, 20 साल से पढ़ नहीं पाया था, मुझे मौका मिला, और उनमें से एक किताब है ये, एन एंथ्रोपोलॉजी अमंग द हिस्टोरियंस, बर्नार्ड कून की किताब है। 40 साल पहले कभी पढ़ी थी मैंने, 35-40 साल पहले। और फिर एक बात मुझे ध्यान में आई कि मैंने मॉडर्न इंडिया 1982 के एडिशन में बिपिन चंद्र का लिखा हुआ था, जिसमें मैंने पढ़ा था और आज तक स्ट्राइक किया मुझे। लिखा था कि महाराजा रणजीत सिंह जब बाहर के व्यापारी, खासतौर से गोरे जब मिलने आते थे, तो वो अपनी दाढ़ी से साफ करता था उनका रास्ता या टेबल, ऐसा कुछ करके। चुभी थी बहुत बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर इस दौरान जो है एक मुझे YouTube वीडियो देखने को मिली, ब्रेन वॉश रिपब्लिक करके। नीरज अत्री जी हैं कोई चंडीगढ़ के, जहाँ से मैं हूँ पहले से मूल रूप से। और फिर उसके बाद जो है उनकी किताब भी पढ़ी मैंने। ये जो किताब है मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि इसको लिखने की ज़रूरत क्या थी। बहुत सी आसान है, काम बहुत आसान है। किताब में से देखो, कमेंट कर दो। लगा था मुझे बहुत आसान है, लेकिन जो सीखा है हमने, प्रमाण कैसे देखे जाएं, तो एनसीईआरटी की किताबें सारी हमने पढ़ डाली। मैंने कल ही बताया था 3 संस्करण निकले हैं, तीनों पढ़ डाले। ये जो किताब है ये 2006 के संस्करण पे निर्भर है। मैच किया, पेज नंबर, लाइन नंबर सब मिलता जुलता था। फिर अत्री जी ने जो कोट किए थे सोर्सेज, वो भी ह्वेनसांग है, फाहियान है, तुजके जहांगीरी है, बाबर नामा है, जैसे जो जहाँ सोर्सेज जो हैं वो नेट पे अवेलेबल थे, सब टैली किया हमने। तब अपने को भरोसा हुआ कि ये खिलवाड़ चल रहा था। लेकिन हमें क्या पढ़ाया जाता है, शुरू से ही हमें पढ़ाया गया है। पहली बात तो ये है कि हमारे बचपन में हमें ये बताया जाता था कि राजतरंगिणी जो है, दैट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटिंग विद अस। ये तो बहुत बाद में माना गया कि वैदिक कल्चर जो है, जो वैदिक लिटरेचर है, वो भी इतिहास का पार्ट है। और फिर उसको भी प्रेजेंट किस तरह से किया गया। जैसे अंग्रेजों ने जो लिखा, उनका एक लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था कि जब सभी लोग बाहर से आए हैं और हम भी बाहर से आए हैं, तो तूफान क्यों मचा हुआ है। So deliberately they wanted to prove that all have come from outside and the first target was Aryans. तो उन्होंने थियरी दी थी आर्यन इन्वेजन। हम लोग पढ़ते रहे सालों साल, रिजेक्ट हो गई फिर भी पढ़ते रहे। इतिहास में तो आज भी पढ़ा जाता है। और तो और छोड़िए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने किताब लिखी थी, मैंने पढ़ी थी 50 साल पहले करीब, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। उन्होंने क्या तर्क दिया कि आर्य जो हैं वो बाहर से नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आर्यों ने अपने बारे में पूरा विवरण दिया है।
सब कुछ लिखा अपने बारे में, अच्छाई बुराई जो भी आप विश्लेषण करें। अपने पूर्वजों के बारे में तो वो डिटेल्स में लिखते हैं। तो अगर पूर्वज बाहर से आए होते तो वो जरूर लिखते कि हम फलां जगह से आए और यहां आकर के हमने झंडा गाड़ा। क्यों नहीं कहते वो सब सिंधु के बाहर की बात क्यों नहीं करते? वही नहीं, आज तक जो जीनोमिक स्टडीज हैं वो भी इसी बात के पीछे लगी है साबित करने के कि हम लोग बाहर से आए, सारे लोग। दो बातें हैं। एक सिंपल सी बात क्या है, जितने भी आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भी इन्वेजन किया थ्रू दर्रा खैबर वगैरह वगैरह, ओनली मैन केम, परिवार तो आए नहीं थे। तो वाई क्रोमोसोम तो हमें मोस्टली बाहर का ही मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप जीनोम से कुछ भी साबित करें, साबित तब तक नहीं होगा जब तक कि हमें फॉसिल एविडेंस नहीं मिलेगी उसकी। और फॉसिल एविडेंस हमारे पास है नहीं। फॉसिल्स को खोजने की कोशिश भी नहीं हो रही, तो कैसे माना जाए? तो अंग्रेजों का पहला काम ये था कि वैदिक संस्कृति जो है हमारी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना। आज तक हमें सिखाया गया, अंग्रेजों ने सिखाया कि भारत कभी भी एक नहीं था, जबकि असलियत ये है कि जितने भी यूरोपियन कंपनी आई थी वो इंडिया के नाम से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, इंडिया के नाम से आई थी। तो इंडिया कहां था फिर भाई? जो एविडेंस मुझे मिला, और ये इसी ब्रेन वॉश रिपब्लिक में मिला, और मैंने फिर कंफर्म भी किया, पेज 185 पे जो है मैगजीनीज और आयरन की इंडिका जो है उसमें लिखा है, ऑन द वेस्ट द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया आर मार्क्ड बाय द रिवर इंडस all the way to the great ocean into which it pours its waters, which it does by two mouths. These mouths are not close to each other like the five mouths of Easter, Danube, but diverge like those of Nile, by which the Egyptian delta is formed. The Indus is like manner makes an Indian delta, which is not inferior to the Egyptian and is called the Indian tongue Patala. On the southwest again, and on the South India is bound by the great ocean just mentioned, which also forms its boundaries on the east. मैगजीनीज लिख रहा है, क्या हमारे हिस्टोरियंस को नहीं पता? उसके बाद फिर फाहियान ने भी वही चीज लिखी, अल-बरूनी ने वही चीज लिखी। वो हमारे जो शास्त्र हैं, विष्णु पुराण लिख चुका था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती तत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसका नाम भारतवर्ष है और उसकी संतानें भारतीय हैं। उनको नजर नहीं आया कि शंकराचार्य ने 4 जो मठ बनाए 4 कोनों में, वो देश की सीमा बता रहे हैं। उनको ये नजर नहीं आया कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वो पूरे देश में चितराए हुए क्यों हैं। तो पहला जो मकसद था, हमें एक हीन भावना पैदा करना। जो एनसीईआरटी की जो पहली किताब है हिस्ट्री की, 6th की, अवर पास, उसमें तो इंडिया का नाम ही नहीं है। हर जगह इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन भी एक आध जगह कहीं पे। मतलब हम खुद को उससे जोड़ ही ना पाए। फिर उसके बाद जो भी
वैदिक कल्चर था, उसको नाम दे दिया इन लोगों ने ब्राह्मणिकल कल्चर। और जो मैगस्टीनियंस ने कहा था, क्या कहा था कि 7 समूहों में बटे हुए हैं लोग, हर एक का अपना काम होता है। सोफिस्ट जो होते हैं, जिनको हम आज ब्राह्मण कहते हैं, उनकी जो है स्थिति इकोनॉमिकली हम नहीं कह सकते, पर प्रतिष्ठा उनकी बहुत थी, उनकी गिनती भी कम थी। जबकि एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी में 12th की जो एनसीईआरटी है वो कहती है, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट another criterion apart from gender for regulating access to wealth was varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudras was servitude, while abbreviation of occupations was listed for men of the first 3 varnas. If these provisions were actually implemented, if the wealthiest men would have been Brahmins and Kshatriyas, that this corresponds to some extent with social realities is evident from the descriptions of priests and kings in other textual traditions. Kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally known to be rich, though there are occasional depictions of a poor Brahmin. Occasional descriptions. आप जितनी भी कथाएं पढ़ते हैं, कहीं भी लिखा आपको मिलता है कि एक समृद्ध ब्राह्मण था? महाभारत में कहा गया है, फिर से ब्रेन वॉश रिपब्लिक में, ब्राह्मण के बारे में, whenever he receives alms or money, he should perform yajna or donate it. He should never use any kind of money for his selfish use alone. A worldly Brahmin should accept donation to feed elderly, hungry, unhealthy guru, sages and deities. For Brahmin, there is no other path of rightfully acquiring wealth except donations. Mahabharat, Volume 5, page 733. एनसीईआरटी क्या साबित करना चाहती है? एक्चुअली ये जो बात फैलाई गई थी, जो लेफ्टिस्ट और इस्लामिक हिस्टोरियंस जो थे, एक बात तो मैं इनकी बड़ी मजेदार बताऊं आपको, मिडिवल इंडिया पे पूरा वॉल्यूम है 1206 से लेकर के और 1857 तक कह लो, हालांकि 1707 ही कहना चाहिए, औरंगजेब की डेथ तक। इनमें से मुगल डायनेस्टी सबसे बड़ी थी, 200-250 साल। चोलास कम से कम 450 साल तक रहे वो, और मैप में देखिए उनका रूल कितना बड़ा था। यहां तो सिर्फ अकबर का था, औरंगजेब का था बस, और कहिए तो मुगल इतिहास अकबर से शुरू होकर औरंगजेब पे खत्म हो जाता है। विजयनगर एम्पायर को देखिए, विजयनगर एम्पायर कोई ब्राह्मणिकल एम्पायर नहीं था। स्वर्ण मतलब तीनों जो द्विज वर्ण हैं उनमें से नहीं थे। मौर्य वंश जो है एंशिएंट इंडिया का, वो उनमें से नहीं थे। इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक आर्यभट्ट उस कैटेगरी में नहीं आता था। ऋग्वेद में करीब करीब 30 महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऋग्वेद को लिखने में। और ये इतिहासकार जो हैं हमेशा इंडियन पैट्रियार्की को कोसते रहे हैं, जबकि इनको जो है बाकी जो है वेस्ट एशिया की या यूरोप की या कॉलोनियल रूलर्स की पैट्रियार्की नजर नहीं आती। कोई 10 नाम गिना दिए जाएं एंशिएंट वर्ल्ड में जिनका कंट्रीब्यूशन मानती है क्रिश्चियनिटी या इस्लाम इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ साइंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
तो कुल मिलाकर के जो ज़रूरत मैंने आपको बताई थी, कारण क्या है कि कोशिश ये की गई कि कभी भी जो एनसीईआरटीज़ की जो शुरुआत हुई थी, आपके नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर थे जब 1970s में, क्लियर इंडिकेशन दी गई थी, दो बातें होनी चाहिए। पहली बात कि जो मिडिवल रूलर्स जो हैं उनकी एट्रोसिटीज़ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, जबकि असलियत ये है कि तुजुके जहांगीरी में खुद लिखा है जहांगीर ने कि मैं और मेरे अब्बू, हम लोगों ने करीब 5 लाख लोगों को मारा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रिवोल्ट करता रहता था। लेकिन फिर भी मैं और मेरे अब्बू कभी भी एक रात भी आराम की नींद नहीं सो पाए। अकबर और जहांगीर, और हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि बहुत चैन से रहते थे लोग, बहुत खुश थे। तो जब ये एनसीईआरटी लिखने की बात शुरू हुई तो दो बातें जो है खास तौर से बताई गई और ये नए हिस्टोरियन पैदा किए गए। पहली तो मिडिवल रूलर्स की एट्रोसिटीज की बात नहीं करनी। और मजेदार बात क्या है कि जो भी लोग मिडिवल इंडिया पढ़ाते हैं वो कभी विजयनगर नहीं पढ़ाते। अगर आपने वीएस नैपाल का पढ़ा है वुंडेड सिविलाइजेशन, उसमें वो लिखते हैं कि विजयनगर एम्पायर में माणिक और मोती और सोना जैसे परचून में आजकल होता है उस तरह से बिकते थे। अतिशयोक्ति हो सकती है पर कुछ तो रहा होगा। और दूसरी बात ये कि फ्रीडम स्ट्रगल में नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को आप हाईलाइट नहीं करेंगे। आप जब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भगत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी लोग, लाल बाल पाल की चर्चा एक पैरे में खत्म हो जाती है। अशफाकुल्लाह की बात कौन करता है, बिस्मिल की बात कौन करता है, उधम सिंह की बात कौन करता है, सैकड़ों हजारों। और तो और छोड़िए कि जलियांवाला बाग तो हमने वो स्मारक बना दिया, वो डायरेक्ट एक्शन जो हुआ था कोलकाता में उसका स्मारक क्यों नहीं बनाया आज तक? कभी सोचा? चर्चा जारी रखेंगे। आपके सवालों की दरकार है। थैंक यू।